गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि जो अगला सेंसस होगा वो मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये जो सेंसस है ये लगभग 16 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे पिछला सेंसस हमारे पास 2011 का था। एंड जैसा अब सरकार कह रही है 2027 तक कंप्लीट होगा, तो ये लगभग 16 साल का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल जाएगा। अब इस बार का सेंसस अपने आप में काफी हद तक खास है। पहला इसका रीजन ये है कि ये कंट्री का पहला डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ये जो सेंसस होगा ये दो पार्ट्स में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, या दो फेजेस आप यहाँ पे इसको कह सकते हो। पहले फेज में आप नोटिस कर पाओगे कि आपके जो हाउस की लिस्टिंग है, हाउसिंग शेड्यूल है, उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। इन दूसरे फेज के अंदर अगर हम बात करें पॉपुलेशन एनुमरेशन यहाँ पे किया जाएगा। प्लस इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर आपका कास्ट एनुमरेशन भी हमें देखने को मिलेगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हम कास्ट का पूरा डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा ही कलेक्ट करते थे, पर कास्ट सेंसस की डिमांड काफी बढ़ने से पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। अब जो फाइनल डेट्स होंगी, ठीक है ना, वो सरकार शायद जून 16 को जो ऑफिशियल गजट आएगा उसमें शायद पब्लिश कर दे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिसके अंदर यूजुअल रेजिडेंट्स का डेटा होता है, या मैं सिटीजन बात नहीं कर रहा, या मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंट्स की, जो कहीं ना कहीं भारत में या तो काफी टाइम से रह रहे हैं या आगे रहना चाहते हैं, उनका जो डेटा होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नॉर्मली 6 महीने को हम रेजिडेंट मानते हैं, तो उनके डेटा के रिगार्डिंग कोई खास यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे पास नहीं देखने को मिल रही। जो पिछली बार का हमारे पास डेटा था उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के हिसाब से भारत में 119 करोड़ रेजिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पे सरकार के द्वारा बताई गई। बाकी देखो, जैसा होता ही है, ऑपोजिशन ने बोला है कि इतना लेट क्यों कर रहे हो, 2 साल का अभी और वेट क्यों करवा रहे हो, जल्दी आप कंडक्ट करिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अच्छा, आप लोग तो जनरल स्टडीज पढ़ते ही हो, तो आप लोग जरा कमेंट में मुझे ये बताना कि 5 जून को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ये सारी चीज़ें बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा दिवस इवेंट था बहुत ही सक्सेसफुल रहा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतिज्ञा दिवस के कॉन्टेक्स्ट में हमारी टीम के द्वारा आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसे हमारा जो 2+1 ईयर प्रोग्राम है प्रारंभ 2028, उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो कोर्स है ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉलेज की तैयारी के साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करें तो 2026 के जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए प्रहार बैच है हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, एंड टाइटन बैच है आपके इंग्लिश के अंदर। ये एक आपका फाउंडेशन कोर्स होगा। सिमिलरली 2027 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो संकल्प बैच है एंड पिनिकल बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2027 एस्पिरेंट्स इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं 2025 के अंदर, तो हमारा सीजन मेंस 2025 प्रोग्राम है, राइट, जिसमें आपका प्रॉपर जीएस क्लासेस, आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी मेंटरशिप आपकी होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसी तरह से अगर आप 2026 के लिए सीजन ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज अ प्री प्लस मेंस आपका कंबाइंड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे जितने सेंटर्स हैं मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, जयपुर, इंदौर एंड करोल बाग, यहाँ पर आप ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अप टू 50% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन सब कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम को भी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड वहां पर अपने डाउट्स अगर कुछ इंक्वायरीज हैं वो कर सकते हो। अदरवाइज सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हमें यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं। तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो 2015 की हमें यहाँ पे थोड़ा जाना पड़ेगा। तो 2015 में दरअसल में क्या होता है ना, देर वॉज अ थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी जापान के सेंडाई में इन मार्च 2015। अब इसी पर क्या होता है, हमने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया।
अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना, तो आई एम वेरी श्योर आप लोग सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते ही होंगे। बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हमने 2015 में सेंडाई जापान में अडॉप्ट किया, एंड कोशिश ये करी गई कि किस तरह से डिजास्टर के रिगार्डिंग जो रिस्क हैं उनको हम कम कर पाएं एंड रिजीलियंस एक तरह से बढ़ा पाएं। ठीक है ना, कि डिजास्टर से कैसे लड़ना है, हमारे यहाँ पे वो चीज़ अच्छी हो पाए। आप लोग पढ़ते हो किस तरह से प्रिवेंशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्रिपेयर्डनेस हो गया, आपका रिस्पॉन्स इफेक्टिव कैसे होना चाहिए, एंड फिर आपका रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के प्रोसेस होते हैं ना, उनको बेहतर करने का तरीका सेंडाई फ्रेमवर्क हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 2015 में अडॉप्ट किया है, एंड 2015 से 2030 ये हमारा 15 साल पीरियड का है, जिसके माध्यम से हम डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस एक तरह से कम करना चाहते हैं। एंड इसमें हमारे 4 प्रायोरिटीज हैं। पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क। हम कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करें, हमारी नॉलेज हो रिगार्डिंग द वेरियस रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज। तो रिस्क पता होगा, जैसे कुछ एरिया ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डिजास्टर्स के लिए। फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या देखना होगा, हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को हमने यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। तीसरा है हम इन्वेस्ट करेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर, ताकि इस तरह के डिजास्टर्स को हम यहाँ पे मिटिगेट कर पाएं। एंड चौथा कॉन्सेप्ट है आपका बिल्ड बैक बेटर का। ठीक है, B3 का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्ड बैक बेटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि डिजास्टर हो चुका है, उसके बाद से अपने आप को वापस खड़ा करना, रिकवरी अच्छी करना, रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से करना, वो चौथा मेजर प्रायोरिटी एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही आपके 4 प्रायोरिटी एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैंने आपको समझा ही दिया। अब क्या हुआ है कॉन्टेक्स्ट में, अभी न्यूज में ये चल रहा है कि जो 8th ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा जिनेवा के अंदर, उसमें भारत ने हमने यही बताया कि हम पूरी तरह से यहाँ पे साथ में खड़े हुए हैं। ग्लोबल डिजास्टर रिजिलियंस के लिए अपनी कमिटमेंट को हमने यहाँ पे फिर से दर्शाया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म था ना, उसके बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं कि कहाँ पर हमने ये बात कही। तो दरअसल में ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, ये एक बाइनियल इंटरनेशनल फोरम है। बाइनियल मतलब 2 साल में जो एक बार चीज होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है। अब इसमें आपस में अलग अलग कंट्रीज मिलती हैं, आपस में नॉलेज शेयरिंग करी जाती है, सरकारों के अलावा आपके और स्टेक होल्डर, आपकी यूनाइटेड नेशन की एंटिटीज भी आती हैं, ताकि साथ में मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे शेयर किया जा पाए। ठीक है ना, तो सेंडाई फ्रेमवर्क को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जो कि हमारे लिए एक गाइडिंग पॉलिसी भी है। तो आई होप ये जो बात थी ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिगार्डिंग, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पे, लद्दाख्स न्यू रूल्स ऑन कोटा डोमिसाइल एंड हिल काउंसिल नोटिफाइड। अब इसका मतलब क्या है, देखो यार, आप सब लोग जानते होंगे कि 2019 में 2019 में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, जब हमने आर्टिकल 370 को ऑब्रोगेट किया था। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे उस टाइम पे हमने नोटिस किया कि कैसे जो यूटी थी लद्दाख, उसको यहाँ पे बनाया गया था। ये 2019 में ये चीज़ होती है, राइट। अब उसके रिगार्डिंग फाइनली हमारे पास जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन, लैंग्वेजेस, डोमिसाइल, हिल काउंसिल कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई कर दी हैं। सबसे पहली बात तो डोमिसाइल के रिगार्डिंग है कि अगर किसी एक पर्सन को हमने बोलना है कि ये लद्दाख का डोमिसाइल है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे एक क्राइटेरिया ये है कि उसको 15 साल कम से कम लद्दाख में रहते हुए होने चाहिए फ्रॉम अक्टूबर 31 2019। मतलब 2019 के बाद अगर वो 15 साल रहेगा तो उस केस में वो डोमिसाइल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने लद्दाख में 7 साल पढ़ाई करी है, एंड वो क्लास 10th या फिर क्लास 12th के एग्जाम्स के अंदर अपियर हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं डोमिसाइल के लिए। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड उनके जो बच्चे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा काम किया है लद्दाख के अंदर, उनके जो बच्चे होंगे ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे कर लिए जाएंगे। ये तो बात होगी डोमिसाइल के रिगार्डिंग। इस तरह से रिजर्वेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे पॉलिसीज बताई गई हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरियों में जो टोटल रिजर्वेशन है उसको 85% कैप किया गया है। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस का अगर हम 10% जोड़ देना तो टोटल आपका रिजर्वेशन 95% हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप ध्यान में रखेंगे कि लद्दाख के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, इसीलिए लगभग 80% जो जॉब्स है ना वो यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। एंड साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन्ड है। जैसे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट जो है ना, उसको अमेंड किया गया ताकि महिलाओं के लिए भी 1/3 जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रोटेशनल बेसिस के ऊपर रिजर्व कर पाएं। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, सर ये क्या है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करना, हमारा ये जो एक्ट था ना लद्दाख
ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट, इसके माध्यम से इन बॉडीज को, ऑटोनमस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि हम क्या इंश्योर कर पाएं कि लोकल डेवलपमेंट के लिए, बजट के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये काउंसिल काम कर पाए। देखो, एक तो होती है हमारी 6 शेड्यूल के अंतर्गत, जैसे आपने नोटिस किया होगा असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो आपका स्टेट्स आती हैं ये 6 शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, इनके कुछ जो एरियाज होते हैं, राइट। लद्दाख हालांकि छठे शेड्यूल के अंतर्गत आता नहीं है, पर ये जो आपकी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इनके पास कुछ ऑटोनमस पावर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो उनके अंदर भी 1/3 जो वुमेन के लिए जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्व करी जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, यहाँ बात होती है लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज डेजिग्नेट किया गया है। एंड बाकी कुछ जो और लैंग्वेजेस जैसे शीना, ब्रोक्साट, ठीक है ना, बाल्टी, लद्दाखी, इनको भी मैंडेटेड किया गया है बाय द, मतलब ताकि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इन चीज़ों को प्रमोट किया जा पाए, ठीक है ना। बट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी ही है। अब ना कई बार यूपीएससी में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे बिलोंग करती है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो। जैसे मैं बात कर रहा था भोटी लैंग्वेज की, तो ध्यान रखना भोटी लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है, और ये लद्दाखीज, मॉन, ब्रोकपा, इन पर्टिकुलर पीपल के द्वारा बोली जाती है। ये ज्योग्राफिकल स्प्रेड आप रहने दो इसको, ठीक है ना, यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनेगा, पर यहाँ ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका पुरिकपा जो कि मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उनके द्वारा पुर्गी लैंग्वेज बोली जाती है। आपकी बाल्टी जो कि आपके शिया मुस्लिम्स होते हैं, वो बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अलावा डार्ट्स, ब्रोकपा, ठीक है, ये शीना लैंग्वेज मोस्टली बोलते हैं। ब्रोकपा जो है वो ब्रोकस्टाच लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके अलावा जो बाकी लद्दाखी लोग हैं वो आपके लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इन ट्राइब्स के बारे में पता रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रोकपा ट्राइब ये कहाँ को बिलोंग करती है, कहीं मध्य प्रदेश में है या कहीं और है, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको थोड़े से हैंडल करने आने चाहिए, राइट। और एक आखिरी बात आप ध्यान में रखिएगा, लद्दाख की जो सिविल सोसाइटी है ना, वो अक्सर यहाँ पे डिमांड करती रहती है। कई बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी देखे होंगे उनके द्वारा। एक तो यही है कि यार लद्दाख को आप 6 शेड्यूल में आपका उसको यहाँ पे स्टेटस दिया जाए, ताकि उससे ट्राइबल और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी उनको यहाँ पे मिल पाए। उनके अलावा उनकी डिमांड ये भी रहती है कि लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट प्रॉपर सेफ गार्ड्स हों। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग उनकी लैंड और उनकी जॉब्स को ले जाएं। इसके अलावा एक राज्य की डिमांड भी वो करते हैं कि हमारे पास एक स्टेटहुड होना चाहिए। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो ले के लिए एक लोकसभा सीट और साथ साथ कार्य के लिए एक लोकसभा सीट होनी चाहिए, ताकि उनका प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स आपके लद्दाख की सिविल सोसाइटी द्वारा होती हुई देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, इक्रिसैट सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। देखो ये जो मुद्दा है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हमें यहाँ पे समझनी होंगी। पहले एक काम करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। एक हमें टर्म समझनी है या एक एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंड करना है, वो है इक्रिसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। देखो नाम से थोड़ा क्लियर करो, क्रॉप के ऊपर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरिड रीजन, ठीक है ना। तो एक तरह से आपके जो ड्राईलैंड एरियाज के अंदर किस तरह से हम एग्रीकल्चर रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं, उसी के लिए 1972 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था इक्रिसैट। इसके हेडक्वार्टर्स आपको हैदराबाद के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें लगभग 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भारत भी इसका पार्ट है। एंड साथ साथ और कुछ एंट्रीज के साथ भी यहाँ पे कॉपरेट करता है। पर कोशिश यही होती है कि आप ना क्या कर पाओ, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप कर पाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सोरगुम, सोरगुम क्या होता है, आपके ज्वार की बात करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह का मिलेट ही है। मिलेट का मतलब आपके जो मोटे अनाज होते हैं, आपका चिकपी हो गया जो हमारा जो चना होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका पिजन पी हो गया, ये आपके अरहर या तूर की जो दाल होती है उसको बोला जाता है। तो इनको हम यहाँ पे डेवलप कर पाएँ, ये काफ़ी हद तक सेमी एरिड एरिया के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो बेहतर हो पाएगी, पॉवर्टी कम हो पाएगी। ये सारे काम आपके इक्रिसैट के रहते हैं। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट के बारे में आपको और पता होना चाहिए, दैट इज आपका RIS, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री। इसमें भी वही बात है, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आपका रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्चुअल में ना आप लोगों ने ना अपने IR के अंदर आपने नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में सुना होगा, है ना, नैम के बारे में। आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ा होगा उसके अंतर्गत। अब नैम की जो 7वीं मीटिंग होती है ना, वो 1983 के अंदर हुई थी नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। जब ये मीटिंग हुई थी 1983 के अंदर, तो उस समय के ऊपर आपके RIS को यहाँ पे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि
जो आपकी साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसको हम यहाँ पे बढ़ा पाएं। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इसका मेजर फोकस रहता है, पर एग्रीकल्चर के अलावा भी आपका इकोनॉमिक गवर्नेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सब काम भी यहाँ पर ये देखता है, ठीक है ना। तो ये दो एंटिटीज का, इक्रीसैट और आरआईएस का, आपको पता होना चाहिए। अब हुआ पता क्या है, यहाँ पे इक्रीसैट और आरआईएस ने मिलकर आईएसएससीए को लॉन्च किया है। ये क्या है आईएसएससीए? इट इज नथिंग बट इक्रीसैट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। अलग अलग देश आपस में मिलकर कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को प्रैक्टिकल सोल्यूशन के अंदर कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पे सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद के अंतर्गत, ठीक है ना। आपस में एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को आपस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। एंड इनफैक्ट ना, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 100 से भी ज़्यादा देशों के साथ ये मिलकर काम करता है। एंड इन्होंने अलग अलग देशों के साथ पार्टनर किया, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के साथ इनका एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है ना। उस तरह से आपके ब्राज़ील के साथ प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर हंगर एरेडिकेशन की बात होती है इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। उस तरह से भारत के साथ भी है, किस तरह से अफ्रीकन और एशियन देशों के अंतर्गत हम डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएँ एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर पाएँ, ये फोकस रहता है। एंड इसी की वजह से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अंदर काफ़ी बेहतर हो पाया है एग्रीकल्चर, राइट। तो ये तो बातें होगी जो आरआईएस और इक्रीसैट के बारे में हमें डिस्कस करनी थी। पर एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि रिसेंटली ना इक्रीसैट ने क्या किया है, आपके दक्षिण के साथ क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। अब आप सोच रहे होंगे इक्रीसैट तो समझ आ गया, ये दक्षिण क्या है? देखो, दक्षिण स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। ये भारत का ही एक आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से साउथ साउथ कॉपरेशन हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। साउथ साउथ कॉपरेशन के अंतर्गत जो अलग अलग कंट्रीज हैं, साथ में मिलकर कैसे प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे डेवलप कर सकती हैं, ठीक है, आपस में कैसे शेयर कर सकती हैं, स्केलेबल सोल्यूशंस हो गया, आपस में एक दूसरे से कैसे सीख सकती हैं, पीयर लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए यहाँ पे दक्षिण हमें इनिशिएटिव, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं और इसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है। तो अभी इसीलिए यहाँ पे दक्षिण और इक्रीसैट के बीच में एक तरह का एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है। आई होप आपको दक्षिण का भी आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो 81st एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग, एंड साथ ही साथ जो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट था, उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री द्वारा यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बताया। तो पहली बात तो यही है कि भारत के द्वारा 42 ईयर्स के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो एजीएम थे उसको होस्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत किस तरह से ग्लोबल एविएशन में अच्छा कर रहा है, राइट। एंड इंडिया की पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि किस तरह से हम 2030 तक $4 बिलियन एमआरओ हब यहाँ पे भारत को बनाना चाहते हैं। दरअसल में ना, जब हम बात करते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो एमआरओ फैसिलिटीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एयरलाइन के रिगार्डिंग या एक पर्टिकुलर फ्लाइट के रिगार्डिंग, या आप जो आपके एयरलाइन चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एमआरओ बन जाता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज करना, उसमें कुछ रिपेयर करना, कुछ ओवरहॉल करना, उसमें कुछ बेहतरी करना, उसमें चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं एक एयरलाइन के रिगार्डिंग। तो भारत में अभी ये सिस्टम बहुत ही कम है, तो हम चाहते हैं कि एमआरओ के अंदर इंडिया बेहतर करे, इसीलिए 2030 का हमने यहाँ पे टारगेट लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेक इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया को हम यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनकरेज यहाँ पे करना चाहते हैं। एंड हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, आई एम वेरी श्योर आपने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में सुना ही होगा। उड़े देश के आम नागरिक के माध्यम से 15 मिलियन पैसेंजर्स को यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, एंड उन्होंने कम पैसे के अंदर यहाँ पे ट्रेवल किया है, राइट। तो ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है। उसके अलावा उड़ान की मदद से हमने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। हमारे जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वो 2014 में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, अब वो नंबर 162 यहाँ पे पहुंच चुका है। एंड हर साल लगभग हम 50 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी हमारे पास है। एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। एमआरओ फैसिलिटीज पहले 96 थी, वो बढ़ के आपकी 154 हो चुकी हैं। फुल एफडीआई हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, जीएसटी को कम किया गया है, एंड एमआरओ सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उसको भी हमने यहाँ पे कम किया है।
इसके अलावा डिजी यात्रा के माध्यम से ट्रैवल करना बहुत ही फास्ट हो चुका है। आपके जेंडर इंक्लूजन में भी हम यहाँ पे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि 15% पायलट भारत में, जो 15% पायलट्स हैं वो महिलाएं हैं। दुनिया के हिसाब से ये 3 गुना नंबर है। दुनिया में लगभग 5% पायलट्स महिलाएं होती हैं, इंडिया में नंबर 15% आपको देखने को मिल जाएगा। 86% कैबिन क्रू भी हमारा यहाँ पे वुमेन ही, उसका यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। एमआरओ के अंदर भी अच्छा खासा शेयर इंजीनियर्स का महिलाओं का ही है। एंड साथ में अगर हम बात करें, हमारा फोकस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के रिगार्डिंग है, तो क्लाइमेट चेंज को भी हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यही बस चीज़ें थी। बाकी जो प्रधानमंत्री जी ने IATA की AGM को एक तरह से एड्रेस किया, तो वो भी आप देख पाएंगे कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1945 में एक तरह की ट्रेड एसोसिएशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था इन हवाना, क्यूबा। इसके हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएंगे। ये लगभग 320 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ग्लोबल एयर ट्रैफिक का 83% है। साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह से एयर ट्रांसपोर्ट सेफ हो पाए, रिलायबल हो पाए, वो सारा काम इसके द्वारा देखा जाता है। एंड अलग अलग इंटरनेशनल एयरलाइंस के बीच में आपस में कॉपरेशन को बढ़ाना, उनको यहाँ पे प्रमोट करना, ये सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाता है। एंड भारत ने भी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई है टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो गोल्स हैं, राइट। तो ये हो गया वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के बारे में जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है योग आंध्रा इनिशिएटिव 2025 के बारे में। देखो ये जो समिट है ये इतना ज़्यादा, सॉरी, इनिशिएटिव उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको प्लेजेंट न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो आपके सामने हिल्स आपको देखने को मिल रही है ना, इनको हम बोलते हैं पुलिगुंदु ट्विन हिल्स। ठीक है, 2 हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं वो यहाँ पे इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं। ये जो आपको पुलिगुंदु ट्रेल हिल्स देखने को मिलती हैं, ये चित्तूर आंध्र प्रदेश के पास में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा बताया जाता है कि लगभग इन हिल्स की जो हाइट है ना, वो 1000 फीट की हाइट के ऊपर आपको यहाँ पे लोकेटेड देखने को मिल जाती है। मतलब ये जो 2 रॉक फॉर्मेशन है, ये 1000 फीट की हाइट की आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर आपको एक शिवा टेम्पल भी देखने को मिलता है। अब यहीं पर क्या हुआ, योग आंध्रा इनिशिएटिव 2025 यहाँ पे इवेंट यहाँ पे हेल्ड किया गया। योग आंध्रा, जैसे ना एक योग और आंध्रा, इन दोनों वर्ड से यहाँ पे मिलके बना है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा योग और वेलनेस को बेहतरी बनाने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पे, एक कैंपेन यहाँ पे लिया गया। ये पूरे स्टेट के अंदर इस तरह से आपको स्टेट वाइड कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो इसके माध्यम से यही था कि लोग डेली बेसिस पे योगा करें, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और बेहतर हो पाए। इस तरह के और लार्ज स्केल योगा इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएं, उसके लिए यहाँ पे इवेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके साथ ही साथ योगा इंस्ट्रक्टर्स को यहाँ पे ट्रेन किया गया, ताकि वो और जाके गाँव में, मंडल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे योग के रिगार्डिंग यहाँ पे अवेयरनेस को जनरेट कर पाएं। यही है आपका योग आंध्रा इनिशिएटिव 2025, राइट। अब दोस्तों बात करें अगर हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था FPV ड्रोन्स के रिगार्डिंग, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। देखो इनकी रेंज जो होती है डेफिनेटली इनकी छोटी होती है, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल पर डिपेंडेंट होते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। माउंट एटना की बात करें, जापान के अंदर नहीं बल्कि आपको ये इटली में देखने को मिलेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की बात करें तो पैलेस्टीन के द्वारा नहीं बल्कि इसराइल और USA के द्वारा इसको बैकिंग मिली है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।